वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले की जो क्लासेस थी वहाँ पर अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे के जो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम लोगों ने कवर किया है। आज की क्लास में अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है द सन आल्सो राइजेस। ये वर्क जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास में हम इसको कवर करते हैं। जो ये वर्क है ये एक नावल है और जो ये नावल है वो पब्लिश हुई थी, लंदन में पब्लिश हुई थी। और लंदन में जब इस नावल को पब्लिश कराया गया था तब इसकी जो टाइटल थी वो थी फीस्टा। आप लोग लर्न रखिएगा। जो ये नावल है द सन आल्सो राइजेज, इसका जो जैनर है वो है रोमन आ क्लेफ नावल है। देखिएगा, रोमन आ क्लेफ नावल का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। मतलब ऐसी नावल जहाँ पर फिक्टिटस और नॉन फिक्टिटस जो एलिमेंट्स हैं दोनों का मिक्सचर होता है, तब हम उस नावल को रोमन आ क्लेफ नावल भी कहते हैं। फिक्शन का मतलब होता है बेस्ड ऑन इमेजिनेशन होता है। नॉन फिक्शन का मतलब होता है फैक्ट्स बेस्ड ऑन रियलिटी होता है। तो ऐसी नावल, ऐसे उपन्यास जहाँ पर फिक्शन और नॉन फिक्शन का मिक्सचर होता है, जहाँ पर इमेजिनेशन और फैक्ट्स का मिक्सचर होता है, उस तरह की नावल को हम रोमन आ क्लिफ नावल भी कहते हैं। जो ये नावल है वो डील करती है जो पोस्ट वार का टाइम होता है, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ है उसके बाद का जो पीरियड होता है, जहाँ पर जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो डिसइल्यूजनमेंट और मोरल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। मतलब जो लोग होते हैं उनकी साइकी पर जो वर्ल्ड वार होता है, वार का जो बैड इफ़ेक्ट होता है वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। जो लोग होते हैं वो एमलेस हो जाते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है, लाइफ में उनकी स्टेबिलिटी नहीं रह जाती है। तो मीन्स वर्ल्ड वार के बाद में पीपल में जो डिसइल्यूजनमेंट, मोरल डिसऑर्डर देखा जाता है, जो जनरेशन में स्टेबिलिटी अब दिखाई नहीं पड़ रही होती है, उन सारी चीज़ों पर हाईलाइट कर रही है ये नावल। देखिएगा, जो ये नावल है द सन आल्सो राइजेज, यहाँ पर 2 एपिग्राफ्स हैं। एपिग्राफ इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया भी है कि एपिग्राफ क्या होता है। मीन्स जो राइटर होता है वो अपने वर्क की स्टार्टिंग में किसी दूसरे लाइन को मेंशन करता है या किसी दूसरे राइटर के रिमार्क को मेंशन करता है तो उसको हम एपिग्राफ बोलते हैं। तो जो ये वर्क है द सन आल्सो राइजेज, यहाँ पर 2 एपिग्राफ्स हैं, 2 एपिग्राफ यहाँ पर रखे हुए हैं। फर्स्ट एपिग्राफ जो है वो है यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन, फिर लिखा हुआ है जर्ट्रूड स्टीन लिखा हुआ है। जो राइटर अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे है वो अपने नावल द सन आल्सो राइजेस की स्टार्टिंग में ही लिखता है यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन, फिर डैश लगा करके वो लिखता है जर्ट्रूड स्टीन। मतलब जर्ट्रूड स्टीन की कही हुई लाइन है यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन। तो लॉस्ट जनरेशन का जो टर्म है, इस टर्म को जर्ट्रूड स्टीन ने ही क्वाइन किया था, इन्होंने ही फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो जर्ट्रूड स्टीन की जो लाइन होती है यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन, इसको भी एपिग्राफ बनाया है अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे ने। दूसरा जो यहाँ पर एपिग्राफ आया है वो एक पैसेज है, एक बिब्लिकल बुक जिसका नेम है एक्लेसियास्टेस। इस बुक से कुछ लाइंस हैं, उनको नोट करके स्टार्टिंग में अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे ने अपने इस नावल की स्टार्टिंग बिगिनिंग की है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 एपिग्राफ्स हैं, आप लोग लर्न रखिएगा। फर्स्ट एपिग्राफ जर्ट्रूड स्टीन की लाइन है और सेकंड एपिग्राफ बिब्लिकल पैसेज है। इसके साथ ही साथ जो ये नावल है इसको एक्यूज़ किया गया था, इस पर दोषारोपण किया गया था कि जो ये नावल है वो एंटी सेमिटिज्म नावल है। एंटी सेमिटिज्म का मतलब होता है प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट ज्यू। प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट ज्यू होता है एंटी सेमिटिज्म का मतलब। एंटी सेमिटिज्म का मतलब होता है जो यहूदी लोग हैं उनके खिलाफ लिखना, जो यहूदी लोग हैं उनके खिलाफ बोलना, उसको हम एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। तो इस नावल के ऊपर दोषारोपण किया गया था कि अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे की जो ये नावल है द सन आल्सो राइजेज, यहाँ पर तो एंटी सेमिटिज्म फैक्ट्स रखे हुए हैं, क्योंकि इस नावल में अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे ने एक कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, एक कैरेक्टर रखा है जिसका नेम रॉबर्ट होता है।
रॉबर्ट जो है वो इस नावल में एक ज्यू राइटर होता है, एक यहूदी उपन्यासकार होता है, और इसके कैरेक्टर को यहाँ पर अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे ने नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया है, और इसलिए यहाँ पर इस नावल को एक्यूज़ किया गया कि ये नावल एंटी सेमिटिज़्म है, मतलब यहाँ पर यहूदियों को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया गया है। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है, बेसिक फैक्ट्स हो जाते हैं इस नावल को लेकर के। अब हम इस नावल की स्टोरी को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं, कैरेक्टर्स के थ्रू इस नावल की स्टोरी को हम कंफर्म कर रहे हैं, आप लोग कवर कर लीजिएगा। देखिएगा, इस नावल की स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है, यहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो है जेक बार्नेस होता है। जेक बार्नेस जो है वो इस नावल का नैरेटर भी है, इस नावल को नैरेट भी कर रहा है जेक बार्नेस। जेक बार्नेस जो है वो एक अमेरिकन पर्सन होता है, और इसने वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था, वर्ल्ड वार फर्स्ट में लड़ा था जेक बार्नेस। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो जेक बार्नेस है वो पेरिस में रह रहा है, और वो पेरिस में एक जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार होता है जेक बार्नेस। जेक बार्नेस अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। जेक बार्नेस से मिलने के लिए जेक बार्नेस का जो फ्रेंड है, जिसका नेम रॉबर्ट कॉन है, वो आता है। रॉबर्ट कॉन जो है वो भी एक अमेरिकन पर्सन है, और वो भी पेरिस में रह रहा है, और वो एक ज्यू है, एक यहूदी है, इसके साथ ही साथ वो एक राइटर भी है। तो रॉबर्ट कॉन जेक बार्नेस से मिलने के लिए आता है, तो आपस में मिलते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे होते हैं, पुरानी यादों को शेयर कर रहे होते हैं। रॉबर्ट कॉन और जेक बार्नेस दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना उन्हें साउथ अमेरिका टहलने के लिए जाना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर में वो दोनों अपना ये विचार छोड़ देते हैं साउथ अमेरिका टहलने के लिए जाने के लिए। रॉबर्ट कॉन जो है वो एक लेडी के साथ में रह रहा होता है, जिसका नेम फ्रांसिस क्लाइन होता है। फ्रांसिस क्लाइन जो है वो रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड होती है। फ्रांसिस क्लाइन जो है वो रॉबर्ट कॉन के साथ में रह रही होती है। फ्रांसिस क्लाइन की जो ब्यूटी है वो धीरे धीरे फेड होने लगी है, धीरे धीरे मुरझाने लगी है, इसलिए रॉबर्ट कॉन को ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो फ्रांसिस क्लाइन में नहीं रह गया है। जेक बार्नेस रॉबर्ट कॉन दोनों साउथ अमेरिका जाने का विचार तो छोड़ देते हैं, लेकिन पेरिस में टहलने के लिए दोनों साथ साथ जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है, जिसका नेम लेडी ब्रेट एस्ली होता है। लेडी ब्रेट एस्ली जो है वो एक लस्टी लेडी होती है, उसका डिवोर्स हो चुका है, उसका तलाक हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, बहुत ज़्यादा शराब, बहुत ज़्यादा लिकर पीती है, और इसके साथ ही साथ इसके बहुत सारे लव अफेयर भी होते हैं लेडी ब्रेट एस्ली की। लेडी ब्रेट एस्ली जो है और जेक बार्नेस जो हैं, इन दोनों की ये पहली मुलाकात नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। देखिएगा हुआ क्या था कि जब जेक बार्नेस जो है वो वर्ल्ड वार फर्स्ट में उसने पार्टिसिपेट किया था, तो एक बार वो इंजर्ड हो गया था, एक बार वो घायल हो गया था। जब वो घायल हो गया था तो वहीं पर लेडी ब्रेट एस्ली जो हैं उन्होंने जेक बार्नेस की देखभाल की थी, जेक बार्नेस को ट्रीट किया था, इसलिए जेक बार्नेस और लेडी ब्रेट एस्ली की पहचान पुरानी है। लेडी ब्रेट एस्ली जो है वो जेक बार्नेस के बहुत नज़दीक आ गई थी, दोनों एक दूसरे से प्रेम भी कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट में जब जेक बार्नेस इंजर्ड हुआ था, घायल हुआ था, तो जेक बार्नेस जो है वो इंजरी की वजह से इम्पोर्टेंट हो गया था, मतलब नपुंसक हो गया था, मतलब सेक्स के लायक वो नहीं रह गया था जेक बार्नेस। लेडी ब्रेट एस्ली जो है वो सेक्स को लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट मानती है, और लेडी ब्रेट एस्ली को जब मालूम पड़ता है कि जेक बार्नेस जो है वो सेक्स करने के लिए एबल नहीं है, तो लेडी ब्रेट एस्ली जो हैं उन्होंने जेक बार्नेस के साथ में रहने का इरादा बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तो काफ़ी दिनों के बाद में आज इन लोगों की फिर मुलाकात हुई है। लेडी ब्रेट एस्ली जो हैं वो लव फील कर रही हैं अब भी जेक बार्नेस के लिए, और जेक बार्नेस जो है अब भी लव फील करता है लेडी ब्रेट एस्ली के लिए, लेकिन दोनों एक दूसरे से अपने लव को अब शेयर नहीं कर रहे हैं, और ना ही वो साथ में रह सकते हैं एक दूसरे के।
मुलाकात हो जाती है। जैक बार्नेस जो है वो अपने फ्रेंड रॉबर्ट कॉन के साथ में वापस लौट करके आता है और ये लोग आपस में बैठे हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे की बात होती है। जो लेडी ब्रेट एशली है वो जैक बार्नेस से मिलने के लिए फिर आई हुई है। वहाँ पर रॉबर्ट कॉन भी है। रॉबर्ट कॉन जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है लेडी ब्रेट एशली की तरफ, उसकी तरफ खिंच जाता है। और लेडी ब्रेट एशली जो हैं वो एक लस्टी लेडी होती हैं। उनको सेक्सुअल नीड को फुलफ़िल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट लेडी ब्रेट एशली को रॉबर्ट कॉन में दिखाई पड़ती है। रॉबर्ट कॉन और लेडी ब्रेट एशली दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर क्या होता है, लेडी ब्रेट एशली जो हैं वो कहती हैं कि मैं टहलने के लिए स्पेन सैन सेबेस्टियन जाना चाहती हूँ, आप लोगों में से कोई चलेगा? तो जैक बार्नेस जो हैं वो तो मना कर देते हैं जाने के लिए, लेकिन जो रॉबर्ट कॉन है वो रेडी हो जाता है जाने के लिए। लेडी ब्रेट एशली और रॉबर्ट कॉन दोनों सैन सेबेस्टियन चले जाते हैं टहलने के लिए, क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, उसके बाद में वापस आते हैं। आगे चलकर क्या होता है, जो जैक बार्नेस है, जैक बार्नेस का एक फ्रेंड होता है, बिल गार्टन होता है। वो भी जैक के तरीके से बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाला होता है और बिल गार्टन जो है वो भी वार में पार्टिसिपेट कर चुका होता है पहले। वो जैक बार्नेस से मिलने के लिए आता है। तो जैक बार्नेस जो हैं, बिल गार्टन जो हैं, ये दोनों बैठे हुए होते हैं। लेडी ब्रेट एशली जो हैं वो सेंट सेबेस्टियन से वापस आ गई हैं, वो भी बैठी हुई होती हैं। रॉबर्ट कौन हुआ, जब वहाँ पर बातें हो रही होती हैं तब जैक बार्नेस को मालूम पड़ता है कि लेडी ब्रेट एशली और रॉबर्ट कॉन जो हैं ये दोनों साथ में सेंट सेबेस्टियन गए हुए थे। रॉबर्ट कॉन बहुत अट्रैक्ट हो चुका है लेडी ब्रेट एशली की तरफ। अब जैक बार्नेस जो हैं और बिल गार्टन जो हैं ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग स्पेन जाने वाले हैं, स्पेन में पैम्पलोना जाने वाले हैं। पैम्पलोना स्पेन की एक सिटी है जहाँ पर बुल फाइटिंग होता है। तो जैक बार्नेस और बिल गार्टन दोनों जाना चाहते हैं, पैम्पलोना जाना चाहते हैं। रॉबर्ट कॉन भी रेडी हो जाता है और साथ ही लेडी ब्रेट एशली भी रेडी हो जाती है चलने के लिए। लेडी ब्रेट एशली का एक फियांसे है जिसका नेम माइक कैम्बल है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और वो एक स्कॉटिश वार वेटरन होता है, वार में पार्टिसिपेट इससे पहले कर चुका होता है। वो भी आ चुका होता है तो वो भी साथ में जाने की इच्छा जाहिर करता है। सब लोग रेडी हो जाते हैं, साथ में चलने के लिए चल देते हैं। रास्ते में क्या होता है, लेडी ब्रेट एशली की तबीयत ख़राब हो जाती है। लेडी ब्रेट एशली की देखभाल करने के लिए उसका जो मंगेतर माइक कैम्बल है वो साथ में रुक जाता है। रॉबर्ट कॉन जो है वो तो लेडी ब्रेट एशली की तरफ अट्रैक्टेड ही है, वो भी साथ में रुक जाता है। जैक बार्नेस और बिल डार्टन कहते हैं कि हम दोनों पैम्पलोना चल रहे हैं, आप लोग वहीं पर आकर के हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। जैक बार्नेस और बिल गार्टन पैम्पलोना पहुंच जाते हैं। लेडी ब्रेट एशली की जब तबीयत ठीक हो जाती है तब लेडी ब्रेट एशली अपने मंगेतर माइक कैम्बल और रॉबर्ट कॉन के साथ में पैम्पलोना के लिए चल देती है। देखिएगा होता क्या है, रॉबर्ट कॉन और माइक कैम्बल की आपस में लड़ाई भी हो चुकी है, क्योंकि माइक कैम्बल को ये पसंद नहीं है कि कोई उसकी मंगेतर लेडी ब्रेट एशली के साथ में रहे या टहले या बार बार उसके बारे में पूछे। रॉबर्ट कॉन भी बहुत ज़्यादा एंग्री है क्योंकि लेडी ब्रेट एशली का जो मंगेतर माइक कैम्बल है उसका साथ वहाँ पर उसे खल रहा होता है, परेशान कर रहा होता है। आगे क्या होता है, पैम्पलोना सिटी जो है वहाँ पर बुल फाइटिंग स्टार्ट होती है। सब लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पर। जैक बार्नेस भी है, रॉबर्ट कॉन भी वहाँ पर है, लेडी ब्रेट एशली भी है, बिल गार्टन भी है, माइक कैम्बल भी है। ये सब लोग देख रहे होते हैं बुल फाइटिंग। एक लड़का होता है, 19 साल का बुल फाइटर होता है जिसका नेम पेड्रो रोमेरो होता है। बहुत ही अच्छा बुल फाइटर वो होता है। उसको जब लेडी ब्रेट एशली देखती हैं तो वो पेड्रो रोमेरो की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, पेड्रो रोमेरो की तरफ खिंच जाती हैं और वो जैक बार्नेस से रिक्वेस्ट करती हैं कि पेड्रो रोमेरो से मेरा इंट्रोड्यूस करा दो, मेरा इंट्रोडक्शन करा दो।
जैक बार्नेस जो है वो पेड्रो रोमेरो से इंट्रोड्यूस करता है लेडी ब्रेट एसली को। लेडी ब्रेट एसली पेड्रो रोमेरो की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी हैं। 2-3 दिन बीतते हैं, फिर लेडी ब्रेट एसली का आता पता कुछ नहीं होता है। फिर जब पता लगाया जाता है कि लेडी ब्रेट एसली कहाँ पर हैं, तब पता चलता है कि वो पेड्रो रोमेरो के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं बाहर जा चुकी हैं। अब माइक कैम्बल जो है वो और रॉबर्ट कॉन दोनों आपस में फाइट भी करते हैं, लड़ते हैं लेडी ब्रेट को लेकर के, और वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं। जैक बार्नेस जो है वो अपने साथ में चल देता है और वो सैन सेबेस्टियन पहुंचता है। जब वो सैन सेबेस्टियन पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक टेलीग्राम मिलता है, और वो टेलीग्राम लेडी ब्रेट एसली ने भेजा है। लेडी ब्रेट एसली ने टेलीग्राम में कहा है कि पेड्रो रोमेरो के साथ में मैं गई थी, उसने मुझे यूज किया है, और जो मेरा बॉब्ड हेयर कट था, जो मैंने छोटे छोटे बाल करा रखे थे, उससे पेड्रो रोमेरो नाराज़ हुआ है। वो मुझसे कह रहा था कि तुम बड़े बाल कराओ, और जब मैंने मना किया मुझे छोड़कर चला गया है। लेडी ब्रेट एसली ने टेलीग्राम में कहा है कि मुझे जैक बार्नेस की नीड है। जैक बार्नेस जो है वो हेल्प करने के लिए जाता है लेडी ब्रेट एसली की। लेडी ब्रेट एसली की हेल्प कर करके वो साथ में लेकर के आता है। लेडी ब्रेट एसली को पता चल गया है कि जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है वही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। लेडी ब्रेट एसली ने डिसाइड किया है कि अपनी वो बाकी लाइफ जो है, वो टाइम जो है वो जैक बार्नेस के साथ में स्पेंड करेंगी, और इस तरीके से जो ये नावल है वो द एंड हो जाता है। इस नावल में जो ये नावल है वो द एंड हो जाता है। इस नावल में जो राइटर है अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, वो कहीं ना कहीं से हाईलाइट करना चाहता है कि वार के बाद में जो पीपल हैं वो मोरल डिसऑर्डर का शिकार हो गए हैं, एमलेस हो गए हैं, और उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रह गई है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने जो ये नावल है द सन आल्सो राइजेज, इसको इन डेप्थ डिस्कस कर दिया है। आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।